मुद्दा उपस्थित कर रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द कहा, बाबा साहब ने लिखा नहीं। जब बाबा साहब ने जवाब दिया, जयपाल सिंह जी ने विरोध किया नहीं। विरोध कब तक नहीं किया? जब तक जीवित थे विरोध नहीं किया। चलो, अब जयपाल सिंह मुंडा नहीं है, बाबा साहब भी नहीं है, अब अगर लगता है आदिवासी शब्द आना चाहिए, लगता है, तो ये आदिवासी शब्द कैसे आएगा? कैसे आएगा? कानून बनाने का अधिकार विधानसभा और पार्लियामेंट को है, और जिसमें हमारे 47 सांसद चुनकर जाते, 450 विधायक चुनकर जाते। जब 47 सांसद और 450 विधायक इस संदर्भ में विधानसभा और सांसद में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और बाहर आकर आप लोगों को वो कह रहे हैं कि आदिवासी शब्द होना चाहिए था जो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो उधर कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून नहीं बना रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों को भड़का रहे हैं। वो ऐसा इसलिए प्रचार करते हैं ताकि आदिवासी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से ना जुड़े, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से ना जुड़े। मैं तो देश भर में कह रहा हूं कि 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा जन्मे, 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा शहीद हुए। बिरसा मुंडा के बाद में कौन सा ऐसा आदिवासी महापुरुष हुआ जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था? बताओ तो, एक आदि व्यक्ति रहा कोई था? जयपाल सिंह मुंडा जी तो नॉमिनेट होकर आए थे ना, और उनका कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, उनका कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, सोशल कोई आंदोलन नहीं था, कुछ नहीं था। और जितने भी अधिकार मिले, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो लड़ाई है, बाबा साहब तो सबके लिए लड़ रहे थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जितने भी अधिकारों की मांग की, चाहे 1918 में विधिमंडल का गठन में हो या फिर 1932 में वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट और प्लेन वोटिंग हो, जितने भी अधिकारों की SC ST के लिए बाबा साहब ने मांग की, ये बाबा साहब ने की है। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के बाद में हमारे समाज में उस लेवल का कोई व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ, उस लेवल की कोई लीडरशिप निर्माण नहीं हुई। ये तो बामसेफ की देन है कि बामसेफ ने आदिवासियों में लीडरशिप निर्माण की, निर्माण ही नहीं की। 22 राज्य का संगठन बनाया, 270 जिलों का संगठन बनाया, और ये संगठन कैडर बेस है। छात्रों के लिए संगठन बनाया, रिसर्च करने के लिए ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया, ये तो बामसेफ ने बनाया। जिन कांग्रेस ने 55 साल राज किया, बीजेपी ने 20 साल राज किया, RSS 1925 से काम कर रही है, क्या उन्होंने हमारे समाज में लीडरशिप पैदा करने दी? नहीं दी। ये बामसेफ कर रही है। जो बामसेफ लीडरशिप निर्माण कर रही है, तो बामसेफ बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, शाहू महाराज, फुले जी के विचारधारा पर चल रहे हैं। आदिवासी बाबा साहब से जुड़ेंगे तो बामसेफ बाबा साहब के विचारधारा पर परिवर्तन लाना चाह रहा है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में वामन मिश्राम साहब कर रहे हैं। गांधी ने षड्यंत्र किया कि आदिवासी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में ना जुड़ना चाहिए, इसलिए गांधी ने ठक्कर बापा को खड़ा किया, और वर्तमान में मेश्राम साहब के साथ में आदिवासी ना जुड़े, इसीलिए ये आदिवासी शब्द जयपाल सिंह मुंडा ने कहा। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में जाकर जो बात कही कि भारत में आदिवासी नहीं है, भारत में जनजाति है, कितने लोगों ने यह मुद्दा उठाया? जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में जाकर जो बात कही कि आदिवासी भारत में है ही नहीं, भारत में जनजाति है। इस वजह से क्या हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो आदिवासियों को रियल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला था, वो रियल रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 45 रूल्स हमारे लिए बनाए, लेकिन सरकार हमारी थोड़ी है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ब्राह्मणों की, 20 साल बीजेपी ने राज किया, बीजेपी ब्राह्मणों की। पार्टी बदलती है, व्यक्ति बदलता है, शासक ब्राह्मण है। कहने का मतलब यह है, अनपढ़ गवार कह रहे हैं, बात समझ में आ रही। अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, अगर हम लोग इस बात को, लॉ की लैंग्वेज को, ड्राफ्टिंग को अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझने की जरूरत है। ये जो मुद्दा उपस्थित किया जाता है, संसद में कानून नहीं बना रहे,
बाहर मुद्दा उपस्थित किया जा रहा है, मतलब ये आदिवासियों का वोट लेने के लिए ये साथियों सिर्फ पॉलिटिकली इशू बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। बस आखिरी आधे मिनट की एक बात मैं कहना चाहता हूं। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, भारत में दो प्रकार की लड़ाई है। एक है धार्मिक ध्रुवीकरण, जो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग चला रहे हैं। हिंदुत्व को मजबूत करते हैं। हिंदुत्व मजबूत होता है तो हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है, ब्राह्मण मजबूत होता है, हमारी गुलामी दीर्घजीवी होती है, हमारी गुलामी दीर्घजीवी होती है। मतलब हिंदुत्व मजबूत काय के लिए करता है? मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, ताकि SC/ST OBC निशाना काय के लिए? हिंदू की प्रतिक्रिया उनके अंदर निर्माण करने के लिए, ताकि अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक। साथियों, इस देश में दो ही विचारधारा है। एक है RSS की विचारधारा, केवल मानो जानो मत, सारा ब्रह्मांड ब्राह्मणों ने जान लिया है। वामसेन की दूसरी एक विचारधारा है, पहले जानो, सही लगे तो मानो, वरना छोड़ दो। किसी का कॉलर पकड़कर तो लाया नहीं जा सकता ना। दो ही विचारधारा भारत में चल रही है, एक है RSS, दूसरी है वामसेन। मेश्राम साहब ने सिर्फ कहा 1 लाख लोग लेकर RSS हेडक्वार्टर पर आएंगे, तो CISF लगा दी। हालांकि RSS सरकारी संस्था नहीं है। तो इस देश में दूसरी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का नाम है सामाजिक ध्रुवीकरण, और ये लड़ाई वामसेन चला रहा है। और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई चल रही है। जो गलती हम लोगों ने इतिहास में बाबा साहब के आंदोलन में की, वो गलती अगर हम लोग दोबारा दोहराते हैं ना, तो सबसे बड़ा सत्यानाश हम लोग अपने समाज का करने वाले हैं, और उसके लिए जिम्मेदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हमारे समाज के रहेंगे। तो ये जो लड़ाई मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण। क्या है सामाजिक ध्रुवीकरण? SC/ST OBC एंड धर्म परिवर्तित लोग, अगर इनका सोशल पोलराइजेशन होता है, सामाजिक ध्रुवीकरण, तो संचय शक्ति का निर्माण होगा, भाईचारा बनेगा, बंधुभाव निर्माण होगा, शक्ति का निर्माण होगा, संघिक शक्ति का निर्माण होगा। तो उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम लोग साथियों अपनी आजादी हासिल करने के लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात, अलग अलग रहकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। शेड्यूल कास्ट के दलित के नाम पर, आदिवासी के नस्लवाद के नाम पर, मुसलमानों के आतंकवाद के नाम पर, OBC के जातिवाद के नाम पर, सिखों की उग्रवाद के नाम पर। मतलब हम लोग SC दलित, आदिवासी नक्सलवादी, OBC जातिवादी, मुसलमान आतंकवादी और सिख उग्रवादी और ब्राह्मण राष्ट्रवादी, वो सिर्फ राष्ट्रवादी। तो हमारी अलग अलग नाम पर पिटाई हो रही है। क्यों? अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। गटर दिल्ली में है और मिट्टी का बांध हम लोग बांसवाड़ा, सारगाड़ा, डूंगरपुर इधर बांध रहे हैं। गटर दिल्ली में है और बांध इधर बांध रहे। अच्छा, बांध कर क्या होगा? 7.5% आदिवासी। मुख्यमंत्री छोड़ो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री छोड़ो, संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री भी नहीं बना सकते और किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। बस दो ही कैलकुलेशन। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दिल्ली है, सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, हमारे चुन कर जा रहे 47। कैसे बनाओगे सरकार? कांग्रेस के साथ जाकर, बीजेपी के साथ जाकर कैसे बनाओगे? मतलब जिन्होंने हमारा सत्यानाश किया उनको साथ में लेकर वो कल्याण तो करने वाले हैं नहीं ना। मतलब अपने बलबूते पर आदिवासी के नाम पर अगर हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं तो भी हम लोग सरकार नहीं बना सकते किसी राज्य की। ये राजस्थान का कैलकुलेशन लीजिए, किसी भी राज्य का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ब्राह्मण हम लोगों को आइसोलेट कर रहा है, चाहे वो टी-लिस्टिंग का मुद्दा हो, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे नेशनल कॉरिडोर का मुद्दा हो, चाहे सेज का हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का हो, चाहे फिर अलग अलग प्रोजेक्ट का मुद्दा हो। वो हमको आइसोलेट कर रहा है और ये हजारों साल से कर रहा है। अगर हम अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। अगर हम लोग मिलजुल कर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो सामाजिक ध्रुवीकरण मजबूत होगा, और सामाजिक ध्रुवीकरण अगर मजबूत होगा
तो फिर हम लोग हुक्मरान बन सकते हैं, राजे बन सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हम लोग खुद कर सकते हैं। और संविधान की सिंगल लाइन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति आधारित गिनती होगी और हम लोगों को अपनी हिस्सा जो है सबको उसके अनुपात में मिलेगा। तो ये जो मुद्दा है आदिवासी शब्द का, तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन ये पढ़ना होगा। और मैं चाहता हूं कि ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन पहले पढ़े, पढ़ने के बाद फिर इस मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहिए। नहीं तो फिर अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे समाज का भी नुकसान होता है और व्यक्तिगत जीवन का भी नुकसान होता है। ऐसे हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। और आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार। धन्यवाद प्रेम कुमार गिराम साहब, डायरेक्टर रायगढ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली।